है आपका स्वागत है। मैं मैम के अकबर महान था या शैतान था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 में इनका जन्म हुआ। ये हुमायूं के ज्येष्ठ पुत्र थे, जहांगीर के पिता थे। तीसरे शासक, सबसे सफल शासक रहे पूरे मुगल एम्पायर इस शासन काल के दौरान। बचपन में इनके पिता ने इनके साथ में नहीं रह पाए थे, माँ भी इनके साथ नहीं थी, इसके कारण ये काफी कठिनाइयां महसूस की, पर वो वो दाग, वो धब्बे इनके जीवन में नहीं दिखाई दिए। बड़े फियरलेस, पावरफुल मिलिट्री एक्सपर्ट, एक पावरफुल वॉरियर के रूप में बड़े हुए। वैसे तो बचपन से ही अनपढ़ थे, लेकिन बड़ी लाइब्रेरी 24,000 किताबों की इन्होंने अपने पास रखी थी। इनका मानना था, मुझको पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं उस काम पे फोकस करूंगा जिस काम पे कोई फोकस नहीं करता। पढ़ाने के लिए इन्होंने लोग अपने पास रखने शुरू कर दिए, जो रोज शाम को किताबें खोल खोल के इन्हें कई किताबें पढ़ाते थे। लगभग 24,000 किताबें डाइवर्स सब्जेक्ट पे इन्होंने पढ़ डाली, और अपने शासन काल के दौरान सबसे ज्यादा विभिन्न हिस्सों को इन्होंने स्ट्रेटजीज के साथ जीत के दिखाया। शुरुआत इन्होंने राजपूतों के राजस्थान आमेर से करी। आमेर के राजा को तो ये बिना लड़े ही जीत गए थे, और बाद में तो आपको पता ही है कि आमेर के राजा तो थे, उसकी जोधाबाई उनका इनके साथ विवाह हो चुका, मैट्रिमोनियल अलायंस के लिए मैं बहुत ही तेज थे। आमेर जीतने के बाद जो आज का जयपुर है, राजस्थान, इनकी पूरी नजर राजस्थान और गुजरात पे थी, क्योंकि व्यापार मार्ग से राजस्थान गुजरात समुद्र से व्यापार मार्ग को बिल्ड कर था इंटरनेशनल अलायंस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में। तो ये सोचिए कि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण चित्तौड़ है, और पावरफुल भी। अब उस समय भी हमारे राजपूत बड़े पावरफुल हुआ करते थे। चित्तौड़ को जितना सबसे मुश्किल इनको लगा कि वो हब है, बाकी सारे स्पोक अपने आप कंट्रोल आ जाएंगे, जैसे पहिए का हब होता है, चक्का उसके आसपास स्कोप। तो ये सोचिए कि चित्तौड़ का जितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजा मानसिंह जो आमेर जयपुर के थे, उनको साथ में लेकर के 30,000 लोगों मारे गए। उस समय बड़ा भयंकर युद्ध हुआ चित्तौड़ का युद्ध। अकबर जीत गया। हुआ क्या, रणथंभौर जल्दी से हार मान गया, तुरंत सरेंडर कर दिया। जैसलमेर जल्दी से हार मान गया, तुरंत सरेंडर कर दिया। इतना करते करते सारे राजपूत इनके साथ जुड़ते चले गए। ये मैट्रिमोनियल अलायंस जरूर कर लेते उनके साथ, उनको अपने परिवार का हिस्सा बना लेते थे, उनके रियासतें उनको वापस दे देते थे, बोलते थे कि मैं इससे तुमसे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करूंगा, तुमको फ्रीडम दे रहा हूँ, तुम अपने रियासत दोबारा चलाओ। इससे जो है ना लोगों में विश्वास आपस में बढ़ा। और इनफैक्ट मानसिंह वगैरह तो उनके परिवार उनके साथ राजमहल में आकर के इनके जो नवरत्न थे उनमें आकर के जुड़ गए। अकबर बहुत मास्टरमाइंड था, इसलिए राजपूतों को ये आपस में लड़वा दिया। राजपूत से लड़ने लगे। इसने राजा मानसिंह उसको साथ में कर रखा था। राजा मानसिंह से महाराणा उदय सिंह को लड़वाया, राजा मानसिंह से महाराणा प्रताप को लड़वाया। ये पूरा राजस्थान तो जीत गया था, लेकिन छोटी सी एक रियासत मेवाड़, मारो मेवाड़ी सरदार जस पे दो धारी तलवार राणा, महाराणा प्रताप का आपने वीडियो आपने जरूर देखा होगा। इसने भारत के उस समय के नॉर्थ वेस्ट सेक्शन को पूरा कंट्रोल में कर लिया था, कश्मीर से काबुल तक, कांधार तक। और उससे पहले का जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, वो नॉर्थ में सेक्शन को इसने बड़ा मजबूत बना लिया था। शुरू से ये जानता था कि जब भी अटैक होगा भारत पे, सेंट्रल एशिया से ही होगा। सेंट्रल एशिया समझते हैं ना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब अफगानिस्तान, ये यही से सारा अटैक आता है। देखते हैं आप हमेशा पंजाब के लोग फियर्सफुल है, हरियाणा के लोग पावरफुल होते हैं, पाकिस्तान में जाए तो लोग बड़े लड़ाकू होते हैं। उसका कारण है कि जब नॉर्थ वेस्ट हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ऊपर का जो सारा का सारा सेक्शन, ये लोगों पे बार बार इन्वेजन हुआ, इनके ऊपर बार बार आक्रमण किए गए थे। साउथ के द्रविड़ स्टेट चारों, ये पढ़ाई में अच्छे इसलिए क्योंकि इनको तंग करने ही नहीं आया, इनके पास कोई पहुंचता ही नहीं। जब भी अटैक होते थे भारत पे ऊपर से होते थे। अकबर को ये बात समझ में आ गई, पूरा नॉर्थ में अपने कंट्रोल में कर लिया ताकि भारत के बाकी हिस्से को संभालने में दिक्कत ना आए। अकबर के अगर थोड़ा शुरुआती जीवन पे चले तो अकबर के पास उनका माइंड इमोशनल भी था, एंग्जाइटी भी था। किताबें जरा सुनने से जरा दोनों प्रकार के माइंड को डेवलप करते चाहते थे, कब क्या इस्तेमाल करना है। एक कहानी जो ये आगरा में जब बचपन में थे, बैराम खान इनका प्रमुख सेनापति था, उनके संरक्षण में रहते थे। बैराम खान का शुरुआती सफलता में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बैराम खान के साथ धीरे धीरे कुछ अकड़ आने के कारण, डिस्टर्बेंस होने के कारण वो अकबर के खिलाफ थोड़ा सा रिवोल्ट करने लगे थे। अच्छा, अकबर उस समय 18 साल के होने वाले थे, छोटे से थे, लेकिन ये जानते थे कि यहाँ पे मैं आगरा में बैठ के अगर बैराम खान के खिलाफ कुछ भी करूंगा तो मारा जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इन्होंने चुपचाप जाकर बैराम खान को बोला कि भाई मैं शिकार करने जा रहा हूँ, और आगरा से शिकार करने के बहाने दिल्ली आ गए। और दिल्ली आकर के इन्होंने अनाउंस कर दिया, फरमान जारी कर दिया कि मैं ही शासक हूँ, बैराम खान का कोई रोल नहीं रहा। अब बैराम खान जैसे तैयारी कर रहा युद्ध करने की, अकबर ने उसको तुरंत दबा दिया, और बैराम खान ने जल्दी हार भी मान ली। वो अकबर को मारना भी नहीं चाहता था। इससे इनकी डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है 18 साल में पता चल जाता
आती है कि रिएक्ट नहीं किया उन्होंने, आगरा में आकर के, दिल्ली में आकर के ध्यानपूर्वक सोच समझ कर रिस्पॉन्ड किया। आगे भी इनकी कई आदतें थी जो अपने शत्रुओं को माफ करके उनको अपना मित्र बना लेते थे। कमजोर शत्रु को अपने खिलाफ बनाए रखने से अच्छा है उनको एक पावरफुल मित्र न बना दिया जाए। बाज बहादुर जो कि मालवा का शासक था, उससे लड़ने के लिए उन्होंने आदम खान को भेजा था। आदम खान ने जाकर के बाज बहादुर को उखाड़ दिया और वहां जाकर के शासन करने लगा। लेकिन आदम खान का स्टाइल तो वही था ना, अफगानी तुर्की स्टाइल, जाके औरतों की इज्जत लूट लेना, उनको तंग करना। ये अकबर वापस आया, अकबर ने वापस आके आजम खान को हटाया और वहां से बड़ा लेसन लिया। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो मेरे लिए स्केलेबल हो, कुछ ऐसा करते हैं जिससे पूरे भारत में मेरी विश्वास बिल्ड हो जाए। आजम खान तू वापस आ जा, तू चुप कर। बाज बहादुर को बोला तू इधर आओ, आप मेरी बात सुना, बाहर की कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी रियासत वापस करता हूँ, लेकिन आपको अपनी रियासत के फ्रीडम तो मिलेगी पर आपको टैक्स पे करना होगा। आप मेरे अंडर रहेंगे, मेरे कंट्रोल में रहेंगे और मैं आपको सिपाही अपने लिए तैयार करने के लिए हमेशा ट्रेन करता रहूंगा। जब भी युद्ध होगा आपको मेरे सपोर्ट में आना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मनसबदारी। आगे इन्होंने मनसबदार भी बनाया। अकबर शुरू से बड़ा चतुर था, वो जानता था कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कैलेबल मॉडल को बिल्ड करने के लिए मुझे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एफिशिएंसी के लिए मनसबदार तैयार करने पड़ेंगे जो देश भर में मेरे लिए मैन पावर, बढ़िया पावरफुल घोड़े, तुर्की घोड़े, ईरानी घोड़े, बढ़िया शक्तिशाली हाथी वो प्रिपेयर करके रखेंगे, इनको मैं टेक करूंगा। अच्छा ये बनेंगे कहाँ से? इसके लिए उन्होंने बाहर ऑडिट सिस्टम बनाया कि एक मनसब बना दे कि जहाँ पे ऑडिट किया जा सके। रेवेन्यू का जो हेड था वहाँ पहले एक बार रिकमेंडेशन लेके आएगा, फिर मिलिट्री हेड रिकमेंडेशन लेके आएगा, 2 बार चिकन बैलेंस हो गया, फिर फाइनली अकबर उसको अप्रूव कर देगा हर जगह। ये मेरा मनसबदार है। हाँ जी, मनसबदार उसको स्केलेबल मॉडल में दिल्ली में बैठे बैठे, आगरा में बैठे बैठे देश भर में टीम तैयार करने के लिए बड़ा हेल्प करता था। देखिए इसे बोलते हैं इंटेलिजेंस। आप अकेले नहीं बढ़ सकते। स्केलेबल मॉडल के लिए हाई परफॉर्मेबिलिटी वैसे तैयार होगी। ये हिंदुस्तानियों को दोष बनाता था, ये विदेशियों को कहता था कि बाहर से लेकर के आऊं और यहीं पे अगर झगड़ों में लगा रखा हूँ, कोई फायदा नहीं, ऐसा कुछ करो कि यहीं के लोग मेरे सारे दोस्त हो जाएं और विदेशी आक्रांत में ना आए, मैं पूरे देश को कंट्रोल कर लूंगा। प्रोसेस को शक्तिशाली बनाने के लिए इसने आमेर की जोधाबाई के बाद बीकानेर की राजकुमारी से विवाह कर लिया, उसके बाद जैसलमेर की भी राजकुमारी से इसने विवाह कर लिया। मैट्रिमोनियल एयरलाइंस थोड़ी और मजबूत हो गई थी। राजपूत इनके साथ ऑल लॉयल हो चुके थे और इन्होंने भी रिश्ता बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ऐसा नहीं कि पहले जैसे होता था कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाते, ये क्या करते थे, उनको अपना हिंदू मंदिर भी बना के देते थे अपने ही राजमहल के अंदर, उनको अपने धर्म कन्वर्जन पे फोर्स नहीं किया करते थे। तब भी आप जानते थे कि उनके लिए मंदिर हुआ करते थे। आपने जोधा में मूवी देखी, इसके कारण रिश्ते मजबूत होने के कारण इनको बहुत ही आसानी होती थी। अकबर की स्ट्रैटेजी से बहुत बड़ा फायदा होगा। पहले तो सामने वाले को युद्ध में जीतते थे, उसके बाद उसका दिल जीत लेते थे। कहते युद्ध में तुमको हरा दिया, अब तुम्हारा जीत लेता हूँ, तुम्हारे पार्टनर बन जाओ, मेरे साथ बन जाओ। उस समय गुजरात पहुंचा, अहमदाबाद के बाद इसको जीतना आसान था। वहां पे सूरत, बड़ौदा, भरूच, वहां के मिर्जापुर लोगों का कब्जा था। इसने राजा मान सिंह के साथ निकल गए, सभी नेताओं का खदेड़ा, उनको हरका करके सभी रियासतों को अपना गुलाम बनाया। उनको बोला चलो ठीक है, तुम कोशिश करके तुम सलामत संभाल के देखो। जब ये दिल्ली पहुंचा, आगरा पहुंचे, तो वहां पे मिर्जा लोग फिर से अकड़ गए, बोले कोई अकबर नहीं जी, हमें देखेंगे, ओए हमें मालिक है, या फिर रिवोल्ट मार गए। अच्छा ये जानते थे कि अकबर आगरा से आएगा, उसे 60 दिन लगने वाला है, 2 महीने का समय लगेगा। तो ये इतने में ये लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। इनको मालूम नहीं कि अकबर अनएक्सपेक्टेड क्विट बहुत ही तेज अटैक करता था। 60 दिन के अंदर देखो अकबर ने फिर से 11 दिन में ट्रैवल किया, 3000 की सेना लेकर के आया, 20,000 थे और 3000 ने अनएक्सपेक्टेड ऐसा अटैक किया, मिर्जा लोगों को खदेड़ के फिर खत्म कर दिया। अच्छा इनके जो बचे हुए शत्रु थे वो मिलकर प्लान करके अटैक करते थे। वहां पे वो उस बेकी लोगों का कब्जा था जौनपुर से बिहार और उड़ीसा की तरफ, तो उन्होंने यहाँ से अटैक किया और मिर्जा लोग जो लाहौर में थे, वेस्टर्न से देखे, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों अटैक साथ साथ उन्होंने शुरू किए थे। और हमने सोचा कि अब अकबर वाला फिर से बच जाएगा, लेकिन अकबर की स्पीड में बारे में कोई नहीं था। अब अकबर फास्ट मूवर था। अकबर जॉन मूवरा यहाँ अटैक किया, इनको पीटा, अचानक भाग करके लाहौर पहुंचा, लाहौर जाके उसको पीटा, फिर भाग करके यहाँ पहुंचा। वो इतना ट्रेस ट्रैवल कैसे सोच नहीं सकते थे कि अकबर की टीम ही ऐसे तैयार की गई थे। मैंने इसीलिए बताया शुरू में, वो मनसबदार में घोड़ा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, मुझे अफगानी, इराकी, तुर्की शक्तिशाली घोड़े चाहिए और हर आदमी पे 2 घोड़े चाहिए, एक खाली भागेगा और एक पे बैठ के भागेंगे, ताकि जो थक जाए उसके ऊपर बैठ जाए। इस चीज की स्पीड बनती थी, इसकी स्पीड को लोग टॉलरेट नहीं कर पाए और पूरे भारत को कब्जा कर गया। अच्छा इसमें एक बार बड़ा ध्यान देने वाली है,
ये बना था हेट्रोजीनियस बटालियन ऑफ सोल्जर। ये हेट्रोजीनियस बटालियन ऑफ सोल्जर क्या, यानी कि ये मिनी लोग स्ट्रोक लेके आता था, एक साथ एक लोग इसे नहीं रखता था। ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, इसके अंदर राजपूत, ये सब लोगों को मिक्स करता था। मिक्स इसलिए करता था क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी भी एथनिसिटी पे, किसी भी धर्म पे या किसी भी प्रकार से कोई यूनियन ना बन पाए। ये लोगों को मिक्स इसलिए करता था क्योंकि ज्यादा एक्सक्लूसिविटी आ जाए तो रिवोल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर को समझता था। मैं मारुति में ट्रेनिंग करते रहा हूँ। आप मारुति हरियाणा का केस मानेसर का जानते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। मारुति में भी यही दिक्कत थी कि पहले केवल हरियाणा के लोग थे। जब एक प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं तो यूनियन को बहुत ज्यादा मजबूत कर देते हैं। तभी से मारुति ने क्या किया, केवल हरियाणा के लोगों के मत रखो, यूपी भी जाओ, वहां से लोग हायर करके लाओ, मजदूर वर्कर बिहार से लेके आओ, नीचे उड़ीसा तक जाओ, एमपी, सीजी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऊपर हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तरांचल, सबके लोग लेकर के आए और मिक्स कल्चर हो गया। तो उसके बाद मारुति में दंगे नहीं होते हैं। मैंने बहुत ट्रेनिंग करी मैं मारुति में, आप जानते हैं इसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस बटालियन। खैर, आप डील कर लोगे अपने आप को। अकबर की एक समझदारी का किस्सा सुनिए। उज़्बेकिस्तान से जो वहाँ के सुन्नी मुसलमान थे, अब्दुल्ला सुन्नी, वो अकबर के पास आया, बोला देख भाई अकबर, तू भी सुन्नी, मैं भी सुन्नी, और जो ईरान में पीछे यहाँ जो उस पेड़ से ईरान का रास्ता जाता है सऊदी अरेबिया के लिए जहाँ मक्का है, बोला उसे ईरान के जो मुसलमान है शिया है और तू और मैं तो सुन्नी है, हम तो भाई भाई है। ऐसा कर रखे इस ईरान वाले को तुरंत लपेट लेते, इसको युद्ध करके हरा देते, इसको खत्म कर देंगे तो हम दोनों के लिए मक्का जाना आसान हो जाएगा और ट्रेड रूट भी हमारे हाथ लगेगा। तो अकबर ने उसको जवाब में बोला, देख भाई उज़्बेकी, ये शिया सुन्नी का झगड़ा मुझे मत सुना, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। मैंने गुजरात जीत लिया है, तेरे को अगर लोगों को भेजना है मक्का तो उज़्बेकिस्तान से पहले गुजरात ले आ और मैं यहाँ समुद्र के रास्ते उनको मक्का भेज दूंगा, बिना झगड़े के काम भी चल जाएगा। देखिए अकबर जानता था कि ये गुजरात जब ये लोग आएंगे तो इनके पास ट्रेड बढ़ेगा। हाँ, ये जानता था E इज इक्वल टू E, क्या मतलब हुआ, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। जहाँ पे इकोनॉमी है, जिधर पैसा है, वही एम्पायर बिल्ड करता है। ये गुजरात एक्चुअली जीत के इसलिए आया। देखिए बाहर तभी सब अच्छा चलेगा जब पहले आपके घर में अच्छा होगा। ये घर में जो उन्होंने अपने नवरत्न बिल्ड किए थे, इसकी तारीफें मैं पहले कई भी बहुत बार कर चुका हूँ। हाई परफॉर्मेंस टीम करने में बहुत एक्सपर्ट है। पहली बार किसी मुसलमान चालक शासक में पूरे हिंदुओं को अपना मिनिस्टर नवरत्न बनाए थे। राजा मान सिंह, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, ये सब हिंदू राजा थे। और इनफैक्ट अब्दुल रहीम खाने खाना, उनकी जो माता थी वो भी कृष्ण के लीनियज में से आती थी, वो सभी कृष्ण के पुजारी को आते थे। अब्दुल रहीम खाने खाना की जो माँ थी। तो ये जो इंक्लूसिवनेस इसने अपने नवरत्नों में बिल्ड किए, उसमें डिसीजन मेकिंग के कारण इनकी कमिटमेंट और बढ़ गई थी। पूरे भारत देश का दिल जीतने का एक और कारण था कि अकबर की पॉलिसी थी पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन टू एंड फ्रॉम इस्लाम। क्या मतलब हुआ, आप इस्लाम में आना चाहते हो, आपका स्वागत है। आप इस्लाम छोड़ के जाना चाहते हो, आपको बधाई है। या अकबर एक मात्र ऐसा शासक था जो जबरदस्ती नहीं करता था, इसलिए तो कॉमन धर्म बनाने की कोशिश की थी, जिसको बोलते हैं दीन इलाही। इसने सारे धर्मों को, लोगों को साथ लेके आने का, चाहे जैन है, हिंदू, पारसी, जिनको बोलते थे राष्ट्रीय आप हिंदू है या आप क्रिश्चियन है, इनको सभी की कॉमनलिटी जोड़ने की कोशिश की। इसको बोलते हैं फुल है कूल, पीस टू ऑल, मतलब इबादत खाना बोलते हैं उसे, कॉमन सेक्शन जहाँ पे सारे धर्म के लोग आकर के मिल करके अपनी पूजा कर सके, अपने धर्म पे चर्चा कर सके, डायलॉग बिल्ड कर सके। इनफैक्ट मीराबाई जो इनके शत्रु राजा की पत्नी थी, ये चुपचाप भेष बदल के मीराबाई के कृष्ण भजन भी सुने जाते थे। अपने साथ तानसे को भी ले जाते कि आओ तानसे, चुपचाप सुन के जल के। तो वो जो कृष्ण जो भजन सुनना, उसके बाद जो कृष्ण के जो अर्चव बिगड़े थे, उनकी डीटी, उनकी जो मूर्ति थी, वहां पे जाके हीरो के रख करके आए। ये जो इनकी इंक्लूसिव ग्रोथ, इनके कारण उन्होंने दिल जीत लिया लोगों। और दूसरी तरफ औरंगजेब, ये एक्चुअली ना पूरे मुगल एम्पायर के अंदर अकबर को हमेशा हीरो बोला जाता है और औरंगजेब वो तो विलन है। अकबर ने अपने पिता के लिए हुमायूं टॉम बना दिया और औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया। राजा बनने के लिए अपने भाई की हत्या कर दी। उधर अकबर ने एक्चुअली पिलग्रिम में टैक्स हटा दिया कि आपको गंगा में स्नान करने के लिए टैक्स नहीं देने, गंगा में स्नान के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसने वो शब्द हटा दिया, जजिया हटा दिया। जजिया क्या होता है, नॉन मुस्लिम को शरिया में बताया गया है कि उससे आप टैक्स ले लो, इसे जजिया फिर से लगा दिया। अकबर टोल टैक्स सभी से रिफॉर्म लेता था।
तो अगर कोई व्यापारी जा रहा है गुड सर्विस लेके तो उसे टोल टैक्स लेते हैं, लेकिन औरंगजेब क्या बोला, अगर आप मुसलमान हैं तो 2.5% टैक्स दो, अगर आप हिंदू हैं तो 5% टैक्स दो। अकबर के शासन में अगर आपको खुश रहना है, सफल होने के लिए मुसलमान होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। औरंगजेब, अगर आप मुसलमान नहीं है तो मैं तो आपको मार दूंगा, आपके मंदिर तोड़ दूंगा, आपको खत्म कर दूंगा। औरंगजेब एक पक्का विलन, जिसको ना हिंदू पसंद करेगा ना मुसलमान, ना किसी प्रकार का कोई देश, ना कोई जात, ना कोई धर्म। अकबर महान था या शैतान था, ये निर्णय आप ले लीजिए, पर उसने सामाजिक रेवोल्यूशंस, कई सारे सोशल रिफॉर्म्स लेकर के आ गया। पहली बार उसने बाल विवाह बंद करवाए, उसने सती प्रथा, जबरदस्ती औरतों को आग में जला देना, उसने वो बंद करवा दिया। दास प्रथा बंद करवा दी। दास प्रथा का मतलब क्या हुआ, जब कोई मुगल राजा करके किसी शासक या किसी सल्तनत को जीत लेता था तो उनकी बहुओं को, उनकी बेटियों को अपने हरम में डाल देता था, उनका बलात्कार करते थे और पतियों को अपने दास बना लेते थे। ये पहली बार है एक इंक्लूसिव ग्रोथ लाते हुए एक पॉपुलर लीडर बनने का प्रयास किया, और हमारे देश को भी ऐसे ही अच्छे पावरफुल शक्तिशाली लीडर की जरूरत है, जो सबको साथ लेकर के चल सके। वो नहीं चाहिए जो जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांटे और काटे। इलेक्शन के समय डिसीजन आपको लेना है कि कैसी सरकार होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ऐसे कौन से लीडर्स है जो आपको लगता है राजनीतिक लीडर हमारे देश को सबको साथ में लेकर के डेवलपमेंट करेंगे, ग्रोथ करेंगे और नौटंकी नाटक ना करें। मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर इसलिए करें ताकि रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ सके, एक दूसरे के प्रति अपना सम्मान बढ़ सके। हो सके तो अपने एरिया के काउंसलर, एरिया MP, सभी लोगों को एजेंडा से बाहर निकल के ग्रोथ के एजेंडा की बात करके। वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। लाइक नहीं करेंगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर हिट करिए। ये फ्री वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। शेयर करने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।